नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर डिमोटिवेट हो गए कि सर टीसीएस के सेट में तो हम 150 प्लस लाते थे, अब 100 110 पे सिमट जा रहे हैं। क्या करें, पढ़ाई करें कि नहीं। भाई रोने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, टेस्ट लगाने से होगा, प्रैक्टिस करते रहने से होगा। रोना नहीं है। आपको स्पेशल नहीं हो, ये समस्या केवल आपके साथ नहीं हुई है, सबके साथ हुई है मेरे प्यारे भाई। देखिए, अगर कोई चीज नहीं पढ़ी हुई है और आसान है तो भी वो चीज मुश्किल लगती है। एक टफ सब्जेक्ट भी, एक टफ टॉपिक भी अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो वो आसान लगता है। सेम चीज मेरे प्यारे दोस्त आपके साथ हो रही है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं 25 क्वेश्चन का, 10 मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं, 250 सवाल हो जाएंगे। 250 सवाल बहुत होते हैं मेरे भाई, बहुत होते हैं। अगर आप अभी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छे क्वालिटी के, मॉडरेट से टफ लेवल के 250 क्वेश्चन लगा लेते हैं बढ़िया से, एक एक दो दो बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट में भी अभी के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाइए, यह समय प्रैक्टिस करने का है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर गया, चाशनी मीठी मीठी हल्की चीजों की नहीं, ठीक ठाक मॉडरेट से टफ लेवल के कंटेंट की, वो ले जाएगा मेरे प्यारे भाई बाजी। तो अभी भी बच्चे हैं जो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो रो रहे हैं वो रोते ही रह जाएंगे मेरे भाई। रोना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उठो जवान आदमियों, मेहनत करो, खड़े होकर प्रैक्टिस करो मेरे भाई। जब हम करवा रहे हैं डेली, हम मॉक टेस्ट बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है, इतने रिसोर्सेस हम जो है देखते हैं, फिर वहां से बढ़िया सवाल कंपाइल करते हैं, एआई से उसको मॉडिफाई भी करवाते हैं, अपना भी इनपुट लगाते हैं, तब एक बढ़िया टेस्ट आपके सामने आके तैयार होता है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे इतने से, हालांकि इतने से कि नौकरी लगेगी, भीड़ के बस की थोड़ा ना इस लेवल की तैयारी करना। चलिए, तो आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6, एग्जाम पेपर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देखिएगा। न्यू पैटर्न के बेस्ड मॉक टेस्ट है, जैसे कि इनमें स्टैटिक्स को, प्रोबेबिलिटी को, प्रिज्म पिरामिड के सवालों को, है ना, और भी सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। बढ़िया क्वालिटी के सवाल हैं, और जो रियल में अभी भी पेपर आएगा उससे भी 20-30% टफ लेवल बना के चल रहा हूं मैं। आप अगर इस लेवल का टेस्ट लगा लो कि पेपर में कतई घबराहट नहीं होगी। और साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी डलवा रहे हैं, ठीक है ना। हर क्लास का लिंक भी है और पीडीएफ भी है, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, केवल पढ़ाई। कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक सवाल सॉल्व करो, क्योंकि पढ़ने से ही होगा। पर ठीक है जी, आ जाओ। पहला, अगर P 127 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। देखो कितना बेहतरीन सवाल हमने मॉडिफाई करके बनाया है। देखो दोस्त, अगर मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो क्या है, ये P की गुणा तो है ना इसमें, तो P क्यूब, एक सेकेंड, P के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये P स्क्वायर में P क्यूब -6P² प्लस P की 12 में 12P -8। यही है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही यही है, इसका क्यूब रूट है। हम देखते ही समझ गए, आपको भी समझना चाहिए कि ये जो अंदर दिया हुआ ये एक्चुअली है क्या, ये P-2 का होल क्यूब है। P-2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जानते, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, -3a² प्लस 3ab²। अब इसका क्यूब रूट लेंगे, अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, P-2 बचेगा। P का मान कितना है प्यारे बच्चे, 127। 127 में से 2 घटाऊंगा 125, तो क्या आ गया आंसर 125। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बेसिक सवाल है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था आपको। ये देखिए सवाल नंबर 2, ट्रायंगल एबीसी में H ऑर्थो सेंटर है, I इन सेंटर है, एंगल BIC माइनस एंगल BHC बराबर 21 डिग्री का है। अच्छा, तो आपसे पूछा एंगल BOC क्या होगा। ओ क्या है, त्रिभुज एबीसी का सरकम सेंटर परिकेंद्र। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने, एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट लगा दिए। देखो ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी के द्वारा एंगल बन रहा है, साइड बीसी के द्वारा इन सेंटर पे, तो साइड बीसी के द्वारा इन सेंटर पे बना एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल क्या बचा, तीसरा एंगल ए बचा, 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा।
माइनस ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल क्या होता है, बीसी द्वारा एच आपका लंब केंद्र है, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है बच्चों, आपका 21 डिग्री है। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बताओ क्या आएगा, ये माइनस की माइनस में गुणा प्लस ए बाई टू प्लस ए 3a/2, ठीक है। 90 और माइनस का 180 माइनस का 90 हो जाएगा बराबर 21 डिग्री। तो माइनस का 90 जब राइट साइड में जाएगा तो 90 प्लस 21 क्या आ जाएगा 111 डिग्री। तो 3a/2 बराबर 111 डिग्री हो गया। अब 3 से 111 चला जाएगा मेरे भाई 37 बार, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 37 दूनी 74, 74 डिग्री आ जाएगा ए का मान। आपसे पूछा एंगल बीओसी यानी कि भुजा बीसी के द्वारा सरकम सेंटर पे बना कोण, तो भुजा बीसी के द्वारा सरकम सेंटर पे जो बना कोण होगा वो बीसी द्वारा जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे भी तीसरे वर्टेक्स पे 74 डिग्री का डबल होगा, एंगल बीएसी का डबल होगा। 74 का दुगुना मेरे दोस्तों 148 डिग्री, आंसर है पहला ही। गजब गजब सवाल मेरे दोस्तों, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको इस तरह की चीजें, ठीक है, क्योंकि ये चीजें किसी किताब में नहीं है, ये इंटरनेट पे नहीं है, ये तो एक योद्धा ही सोच सकता है मेरे भाई। यदि x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो आपसे पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। देखो सोचो मेरे भाई, ये एक रिपीटेशन सीरीज वाला क्वेश्चन है। x बराबर, ये लिख लो जरा आप कॉपी में, 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। आप बताओ ये क्या है, मैं आपसे पूछ लूं बताओ ये क्या है, जरा बताइए मेरे भाई क्या है ये। तो आप कहोगे सर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस डॉट डॉट इनफिनिटी, एक्स ही तो है सर, ये एक्स ही तो लिखा हुआ है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी, माइनस 1/x को इधर ले आते हैं तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 4, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई बच्चे। कितना घुमा फिरा के ये बात दी थी, पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पावर 5 निकालने का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और उसमें से माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस 1/x। मैं केवल आपको सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं बड़े डिटेल में। अगर x प्लस 1/x 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। अगर x प्लस 1/x 4 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52 52 माइनस एक्स प्लस 1/x कितना है 4, 14 गुणा 52 728, 728 में से 4 घटाएंगे 724, तो 724 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, गुड। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4। किसी धनराशि पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, समान अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज 180 है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है। सवाल एसएससी जीडी 2021 के पेपर का है, आप समझ रहे हो ये सवाल, लेकिन कोई बच्चा करता नहीं ना, किसके पास इतना टाइम रखा है कि वो जीडी 2021 का पेपर खोले, उसका टफेस्ट क्वेश्चन निकाले और करे, ना मास्टर लोग करवाते। ठीक है, हम करवाएंगे मेरे भाई। यहां पे दिया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1128.6, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1080। तो आपसे पूछा गया 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा है, यही है ना बात। आप बोलोगे यस सर, बात तो यही है। अब इसके लिए आपको ट्री बनाना आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1080 है तो हर 1 साल का कितना होगा 540 रुपए। पहले साल भी 540 रुपए ब्याज होगा, दूसरे साल भी 540 रुपए ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1128.6, 1080 से कितना ज्यादा है ब्याज, 1080 से कितना ज्यादा है 20 और 28 48.6 ज्यादा है। यानी कि मेरे भाई 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 48.6। 48.6 कहां से आया है, ये ब्याज पर आपको ब्याज मिला होगा, 540 रुपए पर आपको 48.6 रुपए ब्याज मिला होगा मेरे भाई। कितना हुआ मेरे भाई, 540 का कितना परसेंट है,
450 और 36 बिल्कुल 9% है। 540 का 9% है मेरे प्यारे भाई, कि 500 का 9% 45, 40 का 9% 3.6। आपसे 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस पूछा है। देखो 3 साल का अगर आप ट्री बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 3 साल का ट्री बनाओगे मेरे भाई तो ऐसे बनेगा। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है अभी। तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट भी 540 रुपए होगा। अगर यहां 48.6 है तो यहां 48.6 का दुगुना आएगा, बी है तो यहां दुगुना आएगा, 48.6 का दुगुना 96 और 1.2 97.2। ये कितना आएगा मेरे भाई? इस 48.6 पर भी आपको 9% ब्याज मिलेगा, 48.6 पर भी आपको 9% ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। वैसे 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, आप ऑप्शन से 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, पर मैं आपको पूरा बता देता हूं। 9 छिक्का 54, 4 5, 9 72, 5 77, 7 9 चौक 36 और 7 43 आएगा 4.374, 4.374 हो गया। तो 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस क्या आएगा? ये आ गया भाई, ये आप जोड़ लेंगे 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस। ठीक है, ये पैसा होगा। तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 144 और 4 यानी कि 148 के 150 के करीब हो जाएगा डी ऑप्शन। ये इस सवाल का आंसर है, सारा जोड़ लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी। 6, 2, 8, 3 बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका आंसर है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसा सवाल है, बढ़िया डाटा भी है, कैलकुलेशन भी है। आ जाइए 5वां सवाल देखिए। इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एक वृत्त के चतुर्थांश में एक वृत्त अंकित है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सर्कल का एरिया क्या है? गजब का सवाल मेरे भाई, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। मान लीजिए कि भैया ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आप समझते हैं, ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। अब इसके अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है इस तरीके से, इसके अंदर प्यारे बच्चे सर्कल इनस्क्राइब्ड है। बोलो हाँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो यहां पे सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रेंट में, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस है यहां पर 7 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर, आप बोलोगे यस सर क्लियर। तो आपसे पूछा सर्कल का एरिया क्या है, तो क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है। मुझे अगर ये सॉल्व करना है तो सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी, सर्कल की रेडियस। मैंने सर्कल की रेडियस को मेरे प्यारे भाई, हालांकि फॉर्मूला होता है पर फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। जैसे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर होगी। आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये भी 90 डिग्री है, यानी कि ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना कोने में। देखिए ये क्वाड्रेंट भी तो सर्कल होता है, देखो यहां पे टच कर रहे हैं मेरे भाई, इंस्क्राइब है, ये इसका सेंटर है सर्कल का, ये मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट का सेंटर है। जब भी दो सर्कल अंदर से टच करेंगे तो उनके सेंटर और टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे, एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप खुद सोचेगा स्क्वायर का मेरे प्यारे भाई ये क्या है? ये स्क्वायर का डायगोनल है √2r। ये सर्कल की रेडियस है यहां से यहां तक स्मॉल आर। तो यानी कि पूरी लेंथ क्या हो गई? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी आएगी? √2r प्लस स्मॉल आर। ये पूरी लेंथ आएगी √2r प्लस स्मॉल आर, बराबर क्या है? क्वाड्रेंट की तो रेडियस है, ये क्वाड्रेंट की रेडियस है, ओ से पी तक की दूरी 7। तो यहां से स्मॉल आर बराबर आएगा भैया, आर कॉमन ले लेंगे, 7/√2+1। रेशनलाइजेशन करने से 7 × √2 - 1, ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको प्रूफ करके समझा दिया कि अगर किसी क्वाड्रेंट की रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर, उसके अंदर अगर एक सर्कल इंस्क्राइब है तो सर्कल की जो रेडियस होगी, सर्कल की जो रेडियस होगी होगी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 - 1। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चे। ये रेडियस आ गई, रेडियस ही आपको निकालनी थी। सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया। आप सभी को पता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। यहां रेडियस 7 का √2 - 1 गुना है, तो एरिया क्या आएगा? 154 का √2 - 1 स्क्वायर गुना आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। √2 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? 3 - 2 √2, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, 3 - 2 √2। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, 154 462 -308 √2, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है जी, आगे चलें।
सवाल नंबर 6 दिया गया है कि x बराबर ये है, y बराबर ये है, x बटे y बराबर a प्लस बी रूट 3 है, a प्लस 2b पूछा है। यानी कि पहले आपको सॉल्व करने वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो इस टेस्ट का लेवल जो आपका एक्सपेक्टेड पेपर है उससे ऊपर है, क्योंकि मैंने सारे ही सवाल अच्छे रखे हैं। क्योंकि मैं इन 250 सवाल जो मैं आपको कराऊंगा इन 10 मॉक टेस्ट में, इनमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहता। जी बच्चे, पहले x का मान निकालो। x बराबर 4√12। 12 क्या होता है? 2√3, यानी कि हो जाएगा 8√3। √27 क्या होता है? 9 या 27, 3√3, 3 पंजे 15√3। 75 का मतलब क्या होता है? 25 तिया 75, 25 का 5, 5 तिया 15√3 हो जाएगा। 300 का मतलब क्या होता है? 100 तिया 300, 100 का अंडर 10, 10√3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो कट गया। x की वैल्यू आ गई 8 और 10, 18√3, 18√3। ठीक है, ये x आ गया। y बराबर क्या आएगा? रेशनलाइजेशन करेंगे, जैसे यहां पे 2 माइनस √3 है तो ऊपर नीचे 2 प्लस √3 के स्क्वायर से गुणा, 2 प्लस √3 से गुणा, ऊपर नीचे 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 1, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, नीचे जो भी साइन होता है उसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा करेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस √3 का स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? यहां से 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना है? 7 प्लस 4√3, ये आ गया। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अब x बटे वाई क्या आएगा मेरे भाई? तो x बटे वाई बराबर आएगा 18√3 बटे 7 प्लस 4√3। फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर से, क्योंकि नीचे 7 प्लस 4√3 है तो ऊपर नीचे 7 माइनस 4√3 से गुणा, तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 16 48, नीचे 1 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां जब गुणा करेंगे तो 18 सत्ते 126√3, 126√3 माइनस, अब 18 चौक 72√3 की √3 में गुणा 3, 72 तिया 216, ये आ जाएगा भैया 126√3 माइनस 216। बहुत बढ़िया जी, गजब है। तो ये किसके बराबर है? a प्लस बी √3 के बराबर है। a प्लस बी √3 के इक्वल बोला था x बटे वाई। तो कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो, a की जगह माइनस 216 लिखा हुआ है, तो a का मान माइनस का 216। यहां √3 में b से गुणा है, यहां √3 में 126 से गुणा है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126। तो 126 का दुगुना 252, 252 में से आप 16 घटाएंगे तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। फास्ट फास्ट ही करना है आपको। यदि दो पॉइंटों के बीच की दूरी 10 यूनिट है तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू बताओ। दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 है तो उनके बीच की दूरी क्या आएगी? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी मेरे भाई? यहां पे देखिए, ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस 15 माइनस 8, माइनस 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये आना चाहिए 10। अब एक बात बताइए, यहां पे x की दो वैल्यू दे रखी है ना ऑप्शन में, ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट, ये 8 का वर्ग है तो 6 का वर्ग बना चाहिए, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 10 का वर्ग √10 आ जाएगा। तो यहां पे x माइनस 1 की वैल्यू मेरे भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, 6 भी ले सकते हैं माइनस 6 भी ले सकते हैं, कि 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा। तो अगर मैं x माइनस 1 6 लेता हूं तो x की वैल्यू 7 आएगी, अगर x माइनस 1 माइनस 6 लेता हूं तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। तो x की दो वैल्यू है 7 और माइनस 5, पहला ऑप्शन खत्म। आइए 8वां सवाल। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, वह इस पर 9 दिन तक काम करता है, फिर बी बचे काम को 42 दिन में पूरा करता है। बचे काम को ए और बी एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये बहुत फेमस सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देते हैं। जैसे ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ए ने 9 दिन तक काम किया, तो आप मुझे बताओ 72 दिन में से ए ने 9 दिन तक काम किया तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? 72 में से 9 घटाइए, ए के 63 दिन का काम बाकी है। ठीक है, फिर जो है
ए गया और अकेला काम फिर बचा कुचा काम बी ने 42 दिन में किया। ये बचा हुआ काम बी ने 42 दिन में किया, यानी कि जिस काम को ए 63 दिन में करता, उसी बचे हुए काम को बी ने 42 दिन में किया। तो इनको काम करने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है? 21 तिया 63, 21 दूनी 42, 3-2। टाइम का रेशियो 3:2 है ए और बी की, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 का उल्टा 2:3 हो जाएगा। तो यहां रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे तो सीधा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब आप मेरे भाई हीरो हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। अच्छा, पूछा यह कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले टोटल वर्क निकालो। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, पूरा काम ए 72 दिन में करता है, तो 72 दिन में कितना काम करेगा इंटू 72, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी करेंगे मेरे भाई 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5 दिन में। तो 144 को 5 से भाग देंगे तो 28 पंजे 140 और 4 44, 28 सही 4/5 दिन में, बी ऑप्शन ठीक है। सही है ना सवाल। आगे चलते हैं बेटा, सवाल नंबर है आपके सामने 9। यदि 8 cos x माइनस 8 sin x बराबर 3 है तो ये बताइए प्यारे बच्चे। तो यहां ध्यान सुनेगा, यह है cos x माइनस sin x। 8 cos x माइनस 8 sin x है, तो इसको इधर ले आते हैं, बराबर 3/8। 8 आपका राइट साइड में आ गया। पूछा है मेरे भाई आपसे 55 tan x प्लस 55/10 x। 55 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 x प्लस 1/10 x यानी कि cot x। ये सवाल आप मुझे बताइए, क्या ये पेपर में नहीं आया हुआ? बस वहां प्लस रहता था, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। गजब का ऑस्कर विनिंग सवाल है। आप बताओ 10 प्लस कॉट सीधा फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिखूंगा भैया मैं अब। 10x प्लस कॉट एक्स क्या होता है 1/sin इंटू कॉस। 10x प्लस कॉट एक्स होता है 1/sin इंटू कॉस, ये फॉर्मूला है। 10x प्लस कॉट एक्स बराबर 1/sin x इंटू कॉस एक्स। हमें साइन इंटू कॉस चाहिए। साइन इंटू कॉस कैसे आएगा बंधु ये बताइए। इसका स्क्वायर करने से, अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं तो आएगा, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos x इंटू साइन एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर 3/8 का स्क्वायर 9/64। 9/64 इधर, 1 में से 9/64 घटाएंगे तो 55/64। 55/64 बराबर 2 cos x sin x, ठीक है। 2 नीचे तो 55/128, 55/128 आ जाएगा आपका cos इंटू साइन की वैल्यू। बस यही वैल्यू उठा के आपको यहां रखनी थी। लॉजिक यही है कि भैया इसका स्क्वायर करने पर cos साइन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 55 गुणा, आप हमें यह बताइए कि cos इंटू साइन है 55/128 से उल्टा है, तो 1/sin इंटू कॉस की वैल्यू भी उल्टा आएगी 128/55। 128/55 आ जाएगा। 55 कट गया इसलिए दिया था ये 128 बचा, और यही सवाल का आंसर भी रहा। ठीक है, बताओ। मजेदार प्रश्न, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 10 आपके सामने। सवाल है 0.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से एक शंकु के टोटल सरफेस एरिया को चमकाने की लागत 5632 रुपए है। ठीक है। कोन के सरकमफ्रेंस का जो बेस है वो 176 सेंटीमीटर है। ठीक है। आपसे पूछा कोन की हाइट क्या है, कोन की ऊंचाई क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल दोस्तों आपके सामने है। दोस्त एक बात बताइए, जैसे शंकु है, ये सवाल सीबीएसई बोर्ड का कोई पेपर हुआ था मेरे भाई, उसमें था। एक शंकु के आधार की परिधि 176 है, तो शंकु के आधार की रेडियस क्या होगी। बच्चे यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाना होता है भाई। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, ये रट लो। सर्कल ही तो है शंकु का बेस, यहां परिधि 176 सेंटीमीटर है भाई, 4 गुना 44 का 4 गुना, तो रेडियस भी 7 का 4 गुना आएगी 28 सेंटीमीटर। तो यहां पे शंकु का जो बेस है इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है।
हमें जो निकालना है वो शंकु की हाइट निकालना है, ये हाइट आपको निकालना है। ठीक है जी। अब 28 के साथ देखो आंसर बिल्कुल इंटीजर में, तो 28 के साथ ट्रिपलेट बनना चाहिए। 28 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है? 28 45 53, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। 7 24 25 का 4 गुना 28 96 भैया, यह आंसर होगा। अगर ट्रिपलेट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो यही सवाल सॉल्व हो गया, वरना कर लो मेरे भाई। भाई एक जब हम सॉलिड कोन को पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने का खर्चा आया है 5632 रुपए। ये पॉलिश करने का खर्चा आया है 5632 रुपए टोटल खर्च, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.5 रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए। टोटल खर्च को डिवाइड कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 0.5 रुपए, 0.5 का मतलब 1/2 रुपए। तो ऊपर जाएगा 32 दूनी 64, 56 दूनी 112, 11264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा प्यारे बच्चे कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जबकि कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 28 ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल यानी कि स्लांट हाइट प्लस रेडियस आपकी 28 निकालनी है। ठीक है जी, बराबर ये है। बताओ 7 से 28 आपका 4 बार जाएगा ही जाएगा। 22 से 22 पंजे 110, 2 6 22 से कम 22, 22 दूनी 44। ठीक है जी, 4 से इसको काट ही लीजिएगा आप। 4 से कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, एक ये 28 उधर जाएगा, 128 में 28 घटाएंगे 100। तो शंकु की स्लांट हाइट 100 सेंटीमीटर आ गई। ये स्लांट हाइट आई है, लेकिन हमें हाइट निकालनी है। गजब का सवाल है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 100 और 28, इससे कट रहा है 4 से 100 कट रहा है 25 बार, 4 से 28 कट रहा है 7 बार। 25 7 24 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है यहां पर, बस क्या है 25 7 24 का 4 गुना कर दिया गया है। ये 25 चौका 100, 7 चौका 28, 24 चौका 96 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट 96 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन। इतने प्यारे प्यारे रेलेवेंट सवाल है मेरे प्यारे। टफ है, मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक भी सवाल रेलेवेंट ऐसा नहीं जो पेपर में ना आ सके। सवाल नंबर 11 बताइए। एज इट इज सिलेक्शन फेज 13 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 13/10 है तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होगा? एज इट इज आपका जो अभी पेपर हुआ उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर, साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी बच्चों आपको साइन इंटू कॉस ही निकालना है। अब आप बताओ साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? कभी भी ऐसी चीजें आए जहां साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस दिया, स्क्वायर करना होता है बेटा दोनों तरफ से। अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 13/10 का स्क्वायर 169/100, ये आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 169 में से 100 घटाएंगे तो 69/100। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा भाई 69/200। कटा तो नहीं कुछ, 2 के नीचे हो जाएंगे ना, 100 दूनी 200, ये वैल्यू यहां रख दो। तो 1 माइनस थ्राइस ऑफ 69/200 का होल स्क्वायर, ये आएगा। कुछ भी कटेगा नहीं मेरे प्यार भी, केवल घटेगा। नीचे 200 का स्क्वायर है 40,000, यानी कि 40,000 आएगा नीचे, 400 नहीं आएगा, 10,000 नहीं आएगा, 25,000 नहीं आएगा, 40,000 आएगा नीचे। ये वाला आंसर है पहला। कैलकुलेशन थोड़ा ना करना है। 40,000 में से आप एक 9 का स्क्वायर 1 या 3 घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे तो भैया 7 इकाई का अंक आएगा ऊपर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल आगे आ जाइए बच्चे। सवाल नंबर 12। 2 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 57 रुपए है।
एक पेन की कीमत में एक पेन का कॉस्ट ₹1.5 बढ़ाया जाता है, पेंसिल का ₹1 कम किया जाता है, तो 5 पेन और 3 पेंसिल की कीमत ₹109 हो जाती है। तो सवाल यह है कि 3 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या है। बढ़िया सवाल। मैंने मान लिया मेरे भाई कि एक पेन ₹X का है और एक पेंसिल ₹Y की, मैंने मान लिया। तो पहली ये जो है, 2 पेन 2X के हैं और 5 पेंसिल 5Y की है। 2X प्लस 5Y बराबर आ गया 57। इक्वेशन नंबर 1। अब हुआ क्या, एक पेन की कीमत ₹1.5 बढ़ाए जाते हैं, यानी कि एक पेन की कीमत होगी X प्लस 1.5। पेंसिल की कीमत पहले Y थी, पेंसिल की कीमत ₹1 कम की जाती होगी Y माइनस 1। तो 5 पेन की कीमत 5 से गुणा, 3 पेंसिल की कीमत 3 से गुणा, ये 5 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है? ₹109 हो जाती है। दिस इक्वल टू 109। तो मेरे प्यारे भी क्या आ जाएगा, 5 की x में 5x प्लस 3y। अब 5 की 1.5 में गुणा 7.5, 7.5 माइनस 3 4.5, 4.5 उधर जाके घट जाएगा, 109 में से 4.5 घटाएंगे 104.5 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं 5x प्लस 3y, हाँ ये आ गया 5x प्लस 3y 104.5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे दोस्त। कोई तकलीफ? आपसे पूछे 3 पेन और 4 पेंसिल की मूल कीमत, यानी कि 3x प्लस 4y आपसे पूछा है। ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये दूसरी इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बोली गई है। एक्स और वाई आपको यहां से सॉल्व करके निकालना है। देखो, चाहे एक्स को बराबर कर लो, चाहे वाई को छाप के, यहां एक्स में 2 से गुणा या 5 से गुणा है, तो 2 5 को इक्वल कर लेते हैं 10 10। तो मेरे भाई हम ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे 2 से गुणा और घटा दो मेरे भाई। देखिए 10x और 10x कट जाएगा, 5 पच्चे 25y और 2 तिया 6y, 25 में से 6 घटाएंगे 19y। 5 की 57 में अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 285। 2 की अगर आप गुणा करेंगे 104.5 में तो कितना आएगा? 209। 285 में से 209 घटाएंगे 76। तो y का मान 4 आ गया मेरे भाई। बड़ा बेसिक सी y की वैल्यू आ गई 4, 19 चौक 76। y का मान 4 आ गया। अब x का मान तो आ ही जाएगा, यहां रख दो। पहली क्वेश्चन में x की वैल्यू 2x, x की वैल्यू निकालना है ना, y की जगह 4, 4 पंजे 20, ठीक है जी, बराबर 57। तो x का मान आएगा भाई 57 माइनस 20, 37/2, 18.5। तो 18.5 आया है। x की वैल्यू बड़ी गंदी सी आई है, 37/2, 18.5 यहां रख दो। तो 18.5 का 3 गुना 55.5, y की वैल्यू आई है 4 प्लस 4 चौक 16। तो 55 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो 71.5 आ जाएगा आंसर, 71.5 यस, बी ऑप्शन ठीक है। ये 3 पेन और 4 पेंसिल का ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। तो ऐसे सवालों में 2 इक्वेशन आपको बन गई। यहां x में 2 से गुणा या 5 से, तो मैंने x की वैल्यू को सेम कर दिया, ऊपर 5 से नीचे 2 से, और घटा दे, जिससे कि 10x कट जाए। इससे y की वैल्यू आ जाएगी भैया। आगे चलेंगे 13वां। x बटे वाई बराबर p बटे क्यू बराबर r बटे ऐसे तीनों रेशियो बराबर हैं। तीनों का मान 216/125 है। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये तीनों रेशियो अलग नहीं है, जो x बटे वाई का मान है वही p बटे क्यू है, वही r बटे एस है। ये बहुत बेसिक सवाल है। ये देखिए क्या है, ये x से y का रेशियो है, क्यूब रूट हो रहा है। यहां देखेंगे, अगर आप इस रेशियो को देखेंगे, इस वाले रेशियो को मेरे दोस्तों, इस रेशियो में क्या हो रहा है, 2 से 2 कट रहा, तो ये भी p बटे क्यू का क्यूब रूट है। आप इस रेशियो को देखेंगे मेरे भाई, यहां भी r बटे एस से 5 कटे, तो ये भी मेरे दोस्तों r बटे एस का क्यूब रूट है। यानी कि सिंपल बेसिक सी बात है, इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट में आएगा। हर एक रेशियो की वैल्यू सेम है, 216/125, 216/125, 216/125। तो आंसर आएगा 216/125 का क्यूब रूट, यानी कि 6/5। 6/5 1.2, ये भी डेसिमल में 1.2 आंसर। आइए सवाल नंबर 14 है। एक शॉपकीपर को 2.5% का लॉस होता है अगर 7.14% डिस्काउंट दिया जाता है आर्टिकल के मार्क प्राइस पर। अगर एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है तो एन का मान क्या है? बहुत बढ़िया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम एज मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? ये यार गजब का सवाल है। यहां से
ठीक है जी। हम्म, हाँ सारे सवाल हुए ना, ठीक है। एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है, तो आपसे एन का मान पूछा है। देखो, अगर आपको किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और मेरे प्यारे भाई लॉस परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो आर्टिकल के सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा समझो, कॉस्ट प्राइस पे लॉस के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। आपको कितना लॉस हुआ? 2.5% का लॉस हुआ, 1/40। कॉस्ट प्राइस पर 1/40 का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 39/40 में। 40 पे 1 का लॉस हुआ तो कितने में बिका? 40 माइनस 1, 39/40 में। आपने मार्क प्राइस पे कितनी छूट दी? 7.14%। 7.14% की एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, 1/14 होता है भाई। मार्क प्राइस पे आपने 1/14 का डिस्काउंट दिया, 14 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? मार्क प्राइस के 13/14 में। तो ये भी सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के लॉस के बाद, ये भी सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस के पे डिस्काउंट के बाद। इक्वल होना चाहिए, तो मैंने सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया। 13 तिया 39, यहां से 2 सत्ते 14 और 2 से 40 आपका 20। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पर ये ऊपर जाएगा 20/21। ये आ गया सीपी से एमपी का रेशियो। यानी कि एक आर्टिकल का सीपी अगर 20 रुपए तो मार्क प्राइस 21 रुपए है। ठीक है भाई, फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, आना यही है। अब बोला एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। तो एन आर्टिकल का सीपी कितना होगा? एन। ठीक है, 60 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 21। 60 आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा? 21 गुणा 60 कर दीजिए बराबर। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 20 तिया 60 और एन की वैल्यू आ जाएगी 63, 63। 63 सवाल का आंसर है। बताओ, इससे आसान कोई सवाल है क्या? नहीं। आगे लीजिए। -2,5 और 1,3 से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या है? आपको दो बिंदु दिए हैं, बोला है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरती है उसकी इक्वेशन क्या होगी। मेरे भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं और एक्चुअल एग्जाम तरीका भी बता देता हूं। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है मेरे प्यार भी, दो बिंदुओं से जिनके पॉइंट x1 y1, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहां वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में यह सब नहीं करना होता। पेपर में हम लोग उठाएंगे ऑप्शन। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए मेरे भाई जो इस पहले पॉइंट -2,5 से गुजरे, यानी कि ऐसी लाइन जो -2,5 से गुजरेगी तो -2,5 को सेटिस्फाई करेगी। यहां x की जगह -2, y की जगह 5 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो। ये क्या आ जाएगा भैया? -6, ये -10, ये -11, जीरो नहीं आएगा। ये देखेंगे, -6 +10 और 19 बराबर जीरो नहीं आएगा। देखेंगे, -4 -15 और ये -19। ठीक है भाई, ये भी जीरो नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर है। -4 प्लस का जो है 15, यस ये आ गया। एक्स के -2 रखेंगे, -4, ये 5 तिया 15 -11। देखो 15 -15 जीरो बराबर जीरो आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है, खेल खत्म। दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। 1 3 को 2 1 कम 2, वाई की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 2 + 9 11 -11 जीरो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा। अगला लेंगे। एक क्लास में रूरल और अर्बन स्टूडेंट की संख्या का रेशो 4:9 है। एक एग्जाम में एवरेज परसेंटेज मार्क्स रूरल और अर्बन स्टूडेंट के 75% और 68% है। व्हाट इज ओवरऑल एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ क्लास? पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं? पूरी क्लास के। देखो बहुत शानदार सवाल है।
देखो एक क्लास में भाई गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे जैसे, और शहर के जो है अर्बन क्लास के भी बच्चे पढ़ते हैं। रूरल और अर्बन क्लास के स्टूडेंट की संख्या का रेशो 4:9 है। जब पेपर हुआ तो रूरल क्लास के जो हैं उनके बच्चे मार्क्स आए 75%, और अर्बन जो स्टूडेंट्स है मेरे भाई शहरी बच्चों के मार्क्स आए 68%। आपसे पूछा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे, पूरी क्लास के, पूरी क्लास के जो मार्क्स होंगे 75 और 68 के बीच में आएंगे, यानी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। आंसर 75 और 68 के बीच में आएगा। इन दोनों में से ही मेरे दोस्तों आंसर होना चाहिए था। क्लियर है? अब एक चीज मैं ये भी बता दूं कि अगर मान लो रूरल और अर्बन स्टूडेंट बराबर बराबर होते तो आंसर आता इनके बीचों बीच 75 और 68 का एवरेज कितना आ जाता मेरे प्यारे भाई, ये आ जाता फिर आपका 61.5%, नहीं 71.5%, 71.5 हो जाएगा ना ये। अगर रूरल और अर्बन स्टूडेंट की संख्या बराबर बराबर होती तो कितना आ जाता ये 71.5% आ जाता, लेकिन यहां अर्बन बच्चे ज्यादा हैं तो आंसर भी 68 और 71.5 के बीच में रहेगा। अर्बन बच्चे ज्यादा तो आंसर 68 और 71.5 के बीच में रहेगा, यानी कि ये वाला आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि बिना कुछ करे ही केवल मैं सवाल की शकल को देख के इसका आंसर बता सकता था बिना कुछ लिखे। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी मैं आपको करके बता देता हूं, एलिगेशन भी लग जाएगा, डेविएशन भी। रूरल कितने बच्चे 75% मार्क्स आए रूरल बच्चों के, इसको ऐसे लिख सकते 68% प्लस 7%। अब आप बताओ रूरल वाले बच्चों के भी 68 हैं, अर्बन वाले बच्चों के भी 68 हैं, तो पूरी क्लास के 68% तो हैं, पूरी क्लास के 68% तो हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस यहां पे 4 रूरल बच्चों के 7% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितना, 4 9 13, तो 13 से 28 को काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 दूनी 26, 2 जीरो बच जाएगा ना मेरे प्यारे भाई, तो 68 2 70 के करीब हो जाएगा मेरे भाई, जो एक ही ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये हो गया डेविएशन मेथड ब्रेक करके। आ जाइए सवाल नंबर 17। 9.6 फीट हाइट वाले पिरामिड का बेस एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 234 स्क्वायर फीट है। क्षेत्रफल, यदि हर स्लांट एज की लंबाई 20.4 फीट है, हर स्लांट एज की, तो आपसे पूछा है पिरामिड के आधार का परिमाप क्या है। पिरामिड के आधार का परिमाप, इससे गजब सवाल नहीं हो सकता मेरे भाई। बहुत ही, अगर ये मैं सवाल दे दूं बच्चों को करने के लिए तो गिने चुने बालक ही मिलेंगे जो इस सवाल को कर पाएंगे। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये पिरामिड है, ये पिरामिड का बेस है एक रेक्टेंगल, ये पिरामिड का बेस रेक्टेंगल है। यहां मेरे दोस्तों दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट से आप पिरामिड की हाइट उठाएंगे तो ये पिरामिड की हाइट है 9.6 फीट। ठीक है जी। अब इसकी त्रियक भुजा की लंबाई 20.4 फीट है। त्रियक भुजा समझते, ये आपका एपेक्स हो गया। एपेक्स से किसी भी कॉर्नर को मिला दो, मान लीजिए कि मैं इस कॉर्नर को मिला देता हूं, तो ये जो लंबाई बनती है ये है स्लांट एज 20.4 फीट मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा पिरामिड के आधार का परिमाप क्या आएगा। ये मेरे दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हवा में 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये कितना, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो कितना आ जाएगा। पिरामिड का बेस आयत है, आयत का एरिया भी दिया। अच्छा, अगर ये आयत की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो एरिया का मतलब एल गुणा बी, ये आपका 234 स्क्वायर फीट हो गया, 234 स्क्वायर फीट हो गया। अब बताइए प्यारे बच्चे, गजब का क्वेश्चन है, बताओ ये लेंथ कैसे आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। देखो भाई 9.6 90 डिग्री के सामने 20.4 है और ये 9.6 है, ये किससे कट रहा है, 4 2 6, ये 12 से कट रहा है। अगर मैं 1.2 से काटूं 1.2 से तो कितनी बार जाएगा, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 1.2 से 8 बार, बिल्कुल सी 8 15 17 का ट्रिपलेट है। यहां पर 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस 1.2 से गुणा है।
इससे 1.2 से गुणा है, ऐसे पता लगता है कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। रेशियो लेके 17 की 1.2 में गुणा 20.4, 8 की 1.2 में गुणा 9.6, 15 की 1.2 में गुणा 18, ये आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, डायगोनल का आधा आ गया। ये पूरा डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, ये डायगोनल का आधा 18 है ना। डायगोनल का आधा 18 है तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 36। और रेक्टेंगल का डायगोनल होता क्या, अगर लंबाई एल चौड़ाई भी है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया मेरे भाई यहां पर 36। गजब क्वेश्चन। आपसे पूछा पिरामिड के आधार का परिमाप, परिमाप मतलब लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। कोई ट्रिपलेट बनता है 36 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता मेरे भाई। देखो परिमाप जो होता है आयत का वो होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का है। एल प्लस बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो मेरे भाई। लंबाई चौड़ाई अलग अलग मत निकालो, डायरेक्ट एल प्लस बी निकालो। एल जबरा से एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, एल प्लस बी का स्क्वायर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। बोल हाँ, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, अगर अंडूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 36 है, 36 का स्क्वायर 1296। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 36 का वर्ग 1296 प्लस ये एल बी कितना है 234, 234 का दुगुना 468। तो 1296 में हम लोग 468 जोड़ लेते हैं। तो पहले 4 जोड़ो 1300 और फिर यहां पे 464 जोड़ो 1764। तो एल प्लस बी का स्क्वायर 1764 है तो एल प्लस बी आ जाएगा बेटा 42। 1764 42 का स्क्वायर है 42 का स्क्वायर। गजब सवाल भैया। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई 42 आ गया तो 42 का दुगुना 84, 84 आंसर है बेटा। आयत का परिमाप 84 फीट। देख लो आज आप, आज तक आपने इस लेवल का सवाल किया है पिरामिड का। ये एक सवाल सिखाने के लिए काफी। अब जिंदगी में कभी भी आयत के पिरामिड जो है जिसका बेस रेक्टेंगल है सवाल आया, आप उड़ उड़ के कर दोगे, कभी गलत नहीं करोगे। कि एक ही सवाल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए कि भाई साहब यहां हाइट कहां से खींची जाएगी, डायगोनल के मिड पॉइंट्स पे, डायगोनल का इंटरसेक्शन जो होगा ये हाइट होगी, ये स्लांट एज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये जो क्या होगा, डायगोनल का आधा होगा बच्चे। गजब प्रश्न। आगे चलेंगे सवाल नंबर 18। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी का मैंने डाला है मॉक टेस्ट में। रवि ने एक साल के लिए रवि इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली फॉर 1 ईयर। राकेश इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर 2 ईयर एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड इज 23:60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। देखो दो अलग अलग लोग हैं, रवि और राकेश। रवि ने पैसा इन्वेस्ट किया है 2% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से मेरे प्यारे भाई 1 साल के लिए, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एक बार बताओ, अगर समय 1 साल है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर 1 साल में 2% है, 1 साल में 2%, तो 6 महीने में कितना होगा, आधा R%। तो रवि को कितना ब्याज मिलेगा, आर और आर का सक्सिव, आर और आर का सक्सिव क्या आएगा, आर प्लस आर, 2R प्लस आर स्क्वायर बटे 100, 2R प्लस आर स्क्वायर बटे 100% ब्याज। ये ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे में रवि को। राकेश ने पैसा इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, ब्याज की दर 3R%, लेकिन राकेश ने पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 1 साल में 3R% ब्याज मिलेगा राकेश को, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6R%। और रवि को और राकेश को जो ब्याज मिला है, यही तो बोला इंटरेस्ट का जो रेशियो वो 23:60 है। इंटरेस्ट का जो रेशियो 23:60 है, तो ये मैंने इक्वल कर दिया, रेशियो को बराबर कर दिया, रवि का ब्याज और राकेश का ब्याज। परसेंटेज कट गया मेरे भाई, 6 से आपका 60 भी कट जाएगा 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 दूनी 20R प्लस 10 की यहां गुणाएंगे करेंगे R स्क्वायर बटे 100 में, R स्क्वायर बटे 10 बराबर R की इधर गुणा करेंगे इसमें 23R, तो R स्क्वायर बटे 10 बराबर 23R में से 20R घटाएंगे 3R जाएगा, 1R से 1R कट गया तो रेट आ गया 10 30 30 आंसर है। ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे, सी ऑप्शन।
बढ़िया प्रश्न। सवाल नंबर 19, x बराबर p sec a cos b, y बराबर q sec a sin b, z बराबर r tan a। तो इस व्यंजक का मान बताइए। भैया इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं भी एंगल a और b का जिक्र नहीं है, यानी कि यह सवाल एक थ्योरम है, अपनी मर्जी से a और b का मान कुछ भी रख लो। हालांकि ऐसे सवाल का आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 आता है, पर वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर मैं एंगल ए और बी को 0 डिग्री पुट कर लूं, क्योंकि सेक 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो एक्स का मान पी आ जाएगा। यहां रखते हैं मेरे भाई, सेक 0 1 होता है, साइन 0 0, वाई का मान 0 हो जाएगा। यहां रखेंगे मेरे भाई, टेन 0 0 होता है, जेड का मान 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने एंगल ए और बी को 0 पुट कर लिया, तो यहां से एक्स का मान पी आ गया, वाई 0 जेड 0 यहां रख देते हैं। एक्स का मान पी रखेंगे तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर 1, वाई का मान 0 रखेंगे 0 बटे क्यू स्क्वायर 0, जेड का मान 0 रखेंगे 0 बटे आर स्क्वायर 0। तो यानी कि सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 20। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी, जिनके प्राइस 156 और 220 है। बेचे गए प्रोडक्ट में 55% ए है और 45% जो प्रोडक्ट सोल्ड किए गए वो बी है। तो आपसे पूछा है वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज यानी कि दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर प्राइस क्या है, ए और बी का। तो देखिए, एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। ए की सेल कितने है मेरे भाई, 55%, बाकी 45% बी बिकते हैं। तो रेशियो कितना है, 5 से कट जाएगा 11 रेशियो 9। अगर ए के 11 प्रोडक्ट बिके हैं तो बी के 9 प्रोडक्ट बिके हैं। ए का जो प्राइस है वो 156 रुपए है मेरे भाई, 156 रुपए। बी का प्राइस है 220। तो 220 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 156 प्लस 64। बताओ, क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ब्रेक करके लिख लिया, इस 220 रुपए को ब्रेक करके लिख लिया कि मुझे बताना है औसत भारित मूल्य, यानी कि दोनों प्रोडक्ट का, ए और बी का मिलाकर एवरेज प्राइस कितना है। ठीक है बच्चे, तो देखिए 220 को ब्रेक करके लिख ले, 156 इसका भी, 156 इसका भी, तो 156 तो होगा ही होगा प्राइस, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, यहां देखिए बी के 9 प्रोडक्ट का 64 रुपए एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितने, 11 9 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 से जाएगा 3.2। अब इसमें गुणा करेंगे 27 और 1.8, 28.8। 156 में 28.8 जोड़ेंगे तो 184.8 हो जाएगा। तो ये ए और बी का वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा 184.8। आप यहां पर बेसिक से यूनिट जीट भी मैच कर सकते थे। आगे चलते हैं, 21वां सवाल। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स की पावर 8 माइनस 3842 एक्स की पावर 4 प्लस 5। भाई ये सवाल हर कोई बच्चा जानता है। यहां देखो प्यारे दोस्तों, ये निकालना है मुझे, यहां से x की पावर 4 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 माइनस 3842, x की पावर 4 माइनस 3842 प्लस 5। ठीक है, तो अपन लोगों को प्यारे दोस्तों ये चीज निकालनी है, या तो इसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा, -1 आती है, यानी कि आंसर या तो 6 आएगा या 4 आएगा। ये तो आंसर आएगा नहीं। देखिए सवाल में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0 दिया है, तो यहां पे 8 है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नहीं 8 से नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, एक्स से डिवाइड करना है ना, एक्स से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, 1 को एक्स से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा। ये माइनस 8x है, माइनस 8x को एक्स से डिवाइड करेंगे -8, -8 चला जाएगा राइट साइड पे। बस बहुत बढ़िया भाई साहब, यहां बीच में प्लस है, x प्लस 1/x 8 है। आप कितना भी स्क्वायर करते रहो बीच में प्लस ही आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहने वाली है, यानी कि इसका आंसर आएगा -1 प्लस 5 4। डायरेक्ट ट्रिक होते बेटा, अलजेब्रा पढ़ने तो 5 घंटे में खत्म हो जाए, और डीप में पढ़ना चाहो तो मेरे भाई ऐसे ऐसे सवाल 2-2 सेकंड में उड़ते हैं। भाई आपको पावर 1 से यहां पावर 4 में जाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2 यानी कि 64 -2 62।
फिर से आप स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अब आया ना। फिर से फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2, 62 का स्क्वायर माइनस 2, 3842। अब आप देखो मेरे प्यारे भाई कि यहां बीच में प्लस आ रहा है। जब तक बीच में प्लस है इस फॉर्मेट में लिखने पर मेरे प्यारे भाई हमेशा -1 आएगा कि 3842 को आप इधर ले आओ, x की पावर 4 माइनस 3842 बराबर ये 1/x की पावर जाएगा राइट साइड में -1/x की पावर 4। ठीक है जी, ये x की पावर 4 यहां बटे में है, इसकी यहां हो जाएगी गुणा, इसकी यहां हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -3842 क्या आ गया, -1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये कुछ भी करने वाले बच्चे पागल हैं, ये कुछ भी नहीं पेपर में करना होता। आपको पता है कि अगर बीच में प्लस आ रहा है तो हमेशा इस फॉर्मेट में अगर x प्लस 1/x k है तो x इंटू एक्स माइनस के हमेशा -1 ही आएगा। रट लीजिए बेटा, दिमाग में बिठा लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 22। यदि एक झील से 25 मीटर ऊपर स्थित बिंदु P से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और P से झील में बादल का रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है, तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ क्लाउड बताओ फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट क्या है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल, गजब का सवाल मेरे भाई। देखो मजा आएगा सवाल करके। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, यहां पर कभी आपने इस टाइप का सवाल किया है? ये बोर्ड के पेपर में भी आता है, ठीक है भाई, ये कंपटीशन में भी आता है, ये आईआईटी के पेपर में भी आता है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि ये एक लेक है, ये एक झील है, ठीक है। अब यहां पर सवाल के अनुसार समझना कि झील से 25 मीटर ऊपर एक पॉइंट पी है। मान लीजिए कि 25 मीटर ऊपर यहां झील की सतह से पॉइंट पी है। अब एक यहां पे बादल है मेरे प्यारे भाई, ये जो है क्लाउड है। अब पॉइंट पी से इस क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? पॉइंट पी से जब हम इस क्लाउड को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। लेकिन इस क्लाउड का मेरे प्यारे भाई इस लेक में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? रिफ्लेक्शन बनेगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनता है, रिफ्लेक्शन का जब देखा गया डिप्रेशन एंगल, पॉइंट पी से इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखा गया तो ये डिप्रेशन एंगल बनेगा। ये तो डिप्रेशन एंगल है, ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो आपसे यह पूछा गया कि यहां से झील की सतह से बादल की हाइट कितनी है, झील की सतह से, ये बताइए प्यारे बच्चे। अब मेरे भाई यहां पे लॉजिक क्या है? मान लो जैसे झील की सतह है, झील की सतह से इसकी हाइट जो है वो h है, ये मैंने मान ली। तो लॉजिक ये है मेरे भाई कि यहां पर इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो जो है झील की सतह में h गहराई पर ही बनेगा, ये भी h ही होगी बेटा। दिस इज द लॉजिक। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लॉजिक ये है कि अगर जैसे कोई भी पानी की सतह है, कोई लेक, झील, तालाब है, तालाब से जितने हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका छाया, उसका रिफ्लेक्शन पानी में उतनी गहराई पर बनता है। अगर यहां से बादल h हाइट पर है तो झील में पानी का जो बादल का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो h गहराई पर ही बनेगा मेरे भाई। अब आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, केवल इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको काम करना है। मैंने इसको h मान लिया और आपको सवाल में h का मान ही निकालना है। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो फॉर्मूला में वैल्यू रख लो, पर कहां तक फॉर्मूला याद करोगे। अब ये लेंथ जो है 25 है, अगर ये 25 है तो ये लेंथ भी इसके सामने ये भी 25 आ जाएगी, ये 25 है तो इसके सामने भी 25 आएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? h माइनस 25, h माइनस 25। ये डिस्टेंस कितनी बची यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस आएगी मेरे भाई यहां से यहां तक h प्लस 25, ये h है, ये 25 है, ये आ जाएगी h प्लस 25। बोलो हां, बोलो हां।
दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है, बस इस कॉमन लेंथ पे ध्यान दीजिए। एक बार बताओ, यहां 30 डिग्री के सामने h माइनस 25 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? h माइनस 25√3। ऊपर वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? h माइनस 25√3। यहां देखिए, नीचे वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री के सामने ये h प्लस 25 है, h है, ये 25 हुआ तो पूरा h प्लस 25 हुआ, तो ये 30 डिग्री है। अगर 60 डिग्री के सामने h प्लस 25 है तो 30 डिग्री के सामने ये लेंथ कितनी आएगी? 30 डिग्री के सामने आएगी मेरे भाई h प्लस 25/√3, h प्लस 25/√3 इक्वल कर दिया। इससे बढ़िया तरीका नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की √3 में गुणा, ये 3 हो जाएगा, 3h माइनस 75 बराबर h प्लस 25। तो 2h बराबर आ जाएगा 100। तो h की वैल्यू बड़ी इजी आ गई बेटा, 50, हाइट 50 आ गई। ये तो पूछा है कि भैया झील की सतह से बादल की हाइट 50 मीटर है, बी ऑप्शन। दो राइट एंगल है, दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है, इसको निकाल के बराबर कर दो, खेल खत्म, 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। आगे चलेंगे जल्दी से फटाफट उड़ के। सवाल आपके सामने 23 है, ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया था, ये सवाल भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। 80 मीटर लंबाई का एक खंबा जो है मेरे प्यारे भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। द बेस ऑफ पोल इज एट पी, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए बी स्ट्रेट लाइन पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन पोल के टॉप का ए और बी से अल्फा बीटा है, अल्फा बड़ा है बीटा से। अच्छा देखो, मान लीजिए कि मेरे भाई ये ग्राउंड है, ये एक पोल है, ये पोल का बेस है मेरे दोस्तों यहां पर पी, 2 पॉइंट है मेरे भाई ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये बी है मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर, पॉइंट ये पोल का टॉप हो गया, पॉइंट ए से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है, ठीक है जी, और पॉइंट बी से मेरे दोस्तों ये बीटा है, ऐसा सवाल में कहा गया है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ए एंड बी अल्फा बीटा, अल्फा बड़ा है बीटा से दिख रहा है, पी ए 64 है, पी ए की जो लंबाई है 64 है, ठीक है, ए बी की लंबाई 36 है, तो पूरा क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये आपका पी ए 64 है। आप बोलोगे यस सर, पोल की भी हाइट आपको दी है, ये 80 है, 80 मीटर पोल की हाइट है। तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? दिस इज ए थ्योरम, आप प्रूफ भी कर सकते हो, पर अभी समय भी ज्यादा होगा, करेंगे नहीं मेरे भाई। यहां पे पोल की जो हाइट है, पोल की जो हाइट है वो रूट ए बी हो रही है मेरे दोस्तों। पोल की हाइट है 80, पोल का जो बेस है मेरे प्यारे भाई, उस बेस से 2 पॉइंट ए और बी है, उनकी डिस्टेंस है 64 और 100, तो 80 बराबर 64 गुणा 100 का अंडर रूट 80 हो रहा है। अगर ऐसा है तो यहां पे अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनका कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री आंसर। अदरवाइज आप यहां पे 10 अल्फा निकालो, 10 बीटा निकालो, दोनों की गुणा करो, 1 आएगा, ठीक है भाई। ये दूसरा तरीका है मेरे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 24 बनाओ। यदि x बराबर a कोसेक की पावर n थीटा, y बराबर b कॉट की पावर n थीटा, तो क्या रिलेशन है? अच्छा, a x b y में बताना है, यानी कि कोसेक कॉट गायब करना है। देखो रिलेशन तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये रिलेशन होता है कोसेक कॉट में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब यहां से कोसेक निकालना है तो a इधर आएगा, x बटे a, कोसेक की पावर n आएगा, तो कोसेक क्या आएगा? 1 बटे n। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बटे n हो जाएगा। बात को समझे? नहीं समझे होंगे। आप इधर लाओ तो x बटे a बराबर आ जाएगा कोसेक की पावर n थीटा। ये अगर हमें n हटाना है तो दोनों तरफ से 1 बटे n करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा करना है दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो x बटे 2 की पावर n आ गया मेरे भाई। ऐसे ही ये कॉट स्क्वायर भी आ जाएगा, y बटे b, कॉट की पावर n है, 1 बटे n करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर भी करना है, 2 बटे n बराबर 1 ही आ गया। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, x बटे a की पावर 2 बटे n माइनस y बटे b की पावर 2 बटे n बराबर 1, सी ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते और तो और जल्दी हो जाता। आखिरी सवाल इस टेस्ट का, आखिरी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 ऑब्जर्वेशन का 50 और 3 है। आपसे पूछा है इन ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम बताइए।
100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एन की वैल्यू यहां पे 100 है, उनका मीन जो है एक्स बार की वैल्यू 50 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन उनका 3 है प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है इन ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, यानी कि मेरे भाई आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहां लगाना है, लेकिन आपको निकालना क्या है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का भैया? अगर किसी बच्चे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है अच्छे से, आप जाओ हमारे चैनल, ठीक है, गण प्रताप मैथ्स पे, यहां जाना आप प्लेलिस्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है आजकल, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो ये तो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है, ये रही कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जितने भी तरीके हैं, आसान से आसान हर एक तरीका, हर एक टाइप का सवाल सब करना सिखाया है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा आप लोग। तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले, लेकिन स्क्वायर के सम का जो फॉर्मूला है वो ये वाला आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के सम, स्क्वायर का सम बटे एन माइनस मीन एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये है मेरे भाई। अब जैसे यहां स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, आपको निकालना क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे कितने ऑब्जर्वेशन है, एन 100 है, मीन कितना है मेरे दोस्तों 50 है, 50 का स्क्वायर, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, 3 का वर्ग 9 बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 100 और माइनस 50 का वर्ग 2500, तो माइनस 2500 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 2509 बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 100, 100 की इधर गुणा हो जाएगी तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 250900, 250900 इस सवाल का आंसर है, और यहां पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो गया। यानी कि जिस बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट पता, वो नहीं कि केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता, वो भी आसान आसान संख्याओं का, हाँ मैंने पढ़ लिया, ऐसे तो 5 मिनट में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लोगे। असली कहानी ये है, ये सवाल भी लेटेस्ट सिलेक्शन फेज 13 के पेपर में आया, कोई नया सवाल नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। आपने आज के मॉक टेस्ट में 25 में से कितने सवाल खुद से टिक कर लिए, मुझे कमेंट्स में बताना। कौन सा सवाल आपको सबसे बढ़िया लगा, कौन कौन सी चीज आपने बढ़िया सीखी, किस सवाल की अप्रोच आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, ऐसे इंटरेक्शन किया करो यार, मुझे मजा आता है, ठीक है, तभी तो मैं मोटिवेट फील करूंगा। ओके, तो आज इतना ही, 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 4 हमें और करने। मुलाकात होगी कल इसी टाइम एक और बेहतरीन यूट्यूब या पूरे इंटरनेट पे सबसे शानदार मॉक टेस्ट के साथ, कल मुलाकात करेंगे।